जीकेसी टॉक्स जीकेसी का ही कार्यक्रम है। और जीकेसी यानी कि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस देश और विदेश से सभी कायस्थों को एक जगह जोड़कर एक दूसरे की मदद करते हुए सारे समाज व राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर है। जीकेसी के रूहे रवां, जीकेसी को एक नेता के रूप में आगे ले जाने वाले आदरणीय श्री राजीव रंजन प्रसाद जी और प्रबंध न्यासी श्रीमती रागिनी रंजन जी, आप दोनों हम सबको एक मार्गदर्शक के रूप में आगे रास्ता दिखा रहे हैं कि हम बेहतर कर सकें, एक साथ जुड़ें और न केवल काय समाज को बल्कि पूरी राष्ट्र को, विभिन्न प्रांतों को, अन्य समाज के अन्य वर्गों को, सभी को रोशनी दे सकें, उनके लिए हम कुछ बेहतर कर सकें। आज जीकेसी टॉक्स में, जैसे मैंने पहले बताया, हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, जो कि जयपुर से हमारे साथ ऑनलाइन इस पटल पर जुड़े हुए हैं। मैं आपका अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और साथ में धन्यवाद जितने भी लोग हैं, जी नमस्कार। और मैं आलोक अविरल नोएडा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और एक बेहतरीन चर्चा होने वाली है, तो आप लोग इस पटल से जुड़े रहिएगा। और जो लोग फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि अंत तक बने रहें। आपको बहुत आनंद आने वाला है और विशेषकर युवाओं के लिए यहाँ से वो एक साकार सकारात्मक संदेश लेकर जाने वाले हैं, जो कि उनके लिए एक प्रेरणा का विषय भी होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की पहली कड़ी जीकेसी टॉक्स की। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने जनवरी 77 में खड़कवासला में एनडीए ज्वाइन की और आर्मी में आप उसके बाद आ गए। अक्टूबर 2018 में आप सेना से निवृत्त हुए, सेवानिवृत्त हुए और अभी वर्तमान में आप एबीपी एसएसपी राजस्थान उसके प्रेसिडेंट हैं। माथुर सभा जयपुर उसके भी अध्यक्ष हैं। जेसीआरएस जयपुर उसके अध्यक्ष हैं। विमेन ऑफ इंडिया शोइंग ह्यूमैनिटी उसके भी प्रेसिडेंट हैं। आप श्री राम सेवा संगम समिति के पेट्रन हैं। कायस्थ जनरल सभा जयपुर के पेट्रन हैं। हमारे जीकेसी के आप ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं, एक्स सर्विसमैन वर्टिकल के। और आपकी बहुत ही विशेष उपस्थिति हमेशा हर कार्यक्रम में होती है। आपकी बात को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं फोरम फॉर अवेयरनेस ऑन नेशनल सिक्योरिटी के, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप रीजनल डायरेक्टर हैं वॉर वुंडेड फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, राजस्थान के आप कोऑर्डिनेटर हैं। और यूथ फॉर नेशन मेंटोर हैं एनजीओ ओपन फॉर स्माइल्स ऑलवेज के। साथ ही आप विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं, जो कि एक बहुत गौरव की बात है। और आपको बहुत ही प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल का अटल शौर्य शिखर सम्मान भी मिल चुका है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत है, बहुत अभिनंदन है माथुर साहब। थैंक यू। शुरुआत करते हैं हम आपके प्रारंभिक जीवन से, आपके बचपन से। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, परिवार में कैसा माहौल था, क्या क्या रहा, उसके बारे में पहले थोड़ा सा बताएं हमको। हम देखिए आलोक, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। जी। जन्म मेरा जयपुर में हुआ
मेरी जो भी थोड़ी बहुत शिक्षा मैंने ग्रहण करी, थोड़ी बहुत मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे समय में 11 क्लास पास करके आप राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जा सकते थे। तो एग्जैक्टली 11 क्लास मैंने पास करी। एक हिंदी माध्यम का विद्यालय है जयपुर में, श्री महावीर दिगंबर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। मैं जहां भी जाता हूं तो इस विद्यालय का पूरा नाम लेने का प्रयास करता हूं, ताकि लोगों को पता पड़े कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसा स्कूल था। और उससे मैंने 11वीं पास करी थी 76 में। और जैसा कि आपने कहा 77 में मैंने एनडीए ज्वाइन कर दिया। परिवार का माहौल आप देखिए, मेरे पिताजी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, मेरी माता आकाशवाणी से जुड़ी हुई थी। 35-36 वर्ष में माता जी ने आकाशवाणी में काम किया। तो घर का जो माहौल था वो आम तौर पे इस प्रकार का माहौल था कि आपको सही क्या है और बेसिक जो संस्कार हैं उन पर काफी तवज्जो दी जाती थी, काफी जोर दिया जाता था। और मैंने, हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे परिवार में कहीं भी कोई भी सेना में मेरे हिसाब से कोई भी नहीं था। काफी जनरेशन में इनमें पहला आदमी था। तो कैसे मैं सेना में आया वो मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन घर का जो जयपुर का माहौल था, जो जो वातावरण था वो मतलब अच्छा। जी आपको जी। बहुत संस्कार के साथ पाला गया परिवार में, चूंकि जी। अब आपने बताया कि बट पिताजी उसकी विद्यालय अब से। उसकी मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि जी। जब ये संस्कार की बात होती है, ये जो सेना होती है ना, तो सेना का सबसे बड़ी जो चीज है वो वही है, वैल्यू सिस्टम। एब्सोल्युटली। आप जो सेना में काम करते हैं वो अच्छे वैल्यू सिस्टम के बगैर, अच्छे संस्कारों के बगैर आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आवश्यक था कि माहौल जो मिला, एक पूरी तरह सिविलियन परिवार में मैं था, बावजूद उसके मुझे ऐसा माहौल प्राप्त हुआ कि मैं मेरे को एक सेना को एक करियर के रूप में चुनने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। इसकी एक और वजह थी, जब 1971 की लड़ाई हो रही थी, तो उस समय मेरी माँ की पोस्टिंग उदयपुर में थी अच्छा। और आकाशवाणी था। तो और उस जमाने में कोई टीवी और सोशल मीडिया दिस दैट एंड द अदर नहीं था। हाँ, तो जो रेडियो भी ही था उस समय तो। तब, जी, उस समय रेडियो की ही हाँ, तो प्रेजेंस उस थी। समय सबसे बड़ी चीज रेडियो हुआ करती थी। और क्योंकि लड़ाई चल रही थी तो बिल्डअप टू दी वॉर और ड्यूरिंग वॉर और आफ्टर वॉर मेरी माँ ने काफी चीजें उसको वहां पर उनको कवर किया। वहीं से मुझे वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि यार ये बड़ा अच्छा करियर हो सकता है अगर मैं इस काबिल पाया गया। और जिस तरह से ये सैनिकों का और सैनिक अधिकारियों का वहां पर मैंने सम्मान देखा, उनके बारे में बात होती देखी, समाज में उनका उनका जो देखा, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही अब छुट्टियों में हम जाते थे वहां पे, और वापस आए तो आते साथ ही मैंने एनसीसी को ज्वाइन किया। पहले स्काउटिंग, फिर एनसीसी। और वहां से मेरा रुझान जो है वो सेना की तरफ बढ़ता चला गया। और क्या बात, परिणाम आपके सामने। क्या बात है, क्या बात है। बल्कि मैं आपको कहूंगा कि आप लकी थे कि आपको 11वीं के बाद पढ़ाई करनी ही नहीं पड़ी। नहीं, वैसे सीधे। आलोक आलोक मैं तुमको एक बात बता दूं कि ये जो भ्रांति है इसको मैं शुरुआत में ही दूर कर देता हूँ। सेना एकमात्र ऐसी जगह है जो कि मुझे वहां जाने के बाद पता लगा कंटिन्यूअस लर्निंग कि का। जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते हो तब तक पढ़ाई तब तक चलती है। आप पढ़ते रहते हो। जी, बिल्कुल तब सही। तक आप कोई ना कोई प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट अपना करते रहते हो। तो हम्म। ये मुझे लगा था, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि पढ़ाई कोई हाँ, फॉर्मूला। आर्मी प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर अपग्रेडेशन, आपके लिए हाँ, बहुत सारी बिल्कुल, ये चीजें। बहुत आवश्यक चीज है। क्योंकि आप देखिए, मैं आगे अगर होगा तो मैं बताऊंगा आपको। ये बहुत जरूरी है कि आप लगातार, ये लर्निंग एक ऐसी चीज होती है, वो आप जीवन पर्यंत, हम्म। जब तक आपका आखिरी दिन ना आए तब तक लर्निंग। अरिस्टोटल की एक कहानी मुझे याद आती है, इफ यू अलाउ मी, थोड़ा सा जी जी सेना जी, से हटके बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। जब अरिस्टोटल को उनको उनको मृत्यु दंड दे दिया गया, जब हम्म। मृत्यु दंड उनको दे दिया गया, तो अगले दिन उनको जहर पी करके अपने आप को, उनको उनको मरना था। हम्म। एक शाम पहले उन्होंने, जो जेलर था या जो भी उनका अटेंडेंट था, उसको बोला कि यार मुझे एक किताब चाहिए। हम्म। तो उसने कहा कि यार बंधु, तुम कल मरने वाले हो, यू नो इट, बावजूद उसके तुमको एक किताब चाहिए। तब उनका ये रिप्लाई था कि व्हाई नॉट।
die a little more intelligent, little more knowledgeable. यस। तो ये बात आप समझें, ये सत्य है, ये इट्स नॉट अ फिक्शन, इट इज अ फैक्ट जो उनके साथ हुआ इतने बड़े दार्शनिक के साथ। तो ये बात आप निश्चित मान लें कि आपकी सिखलाई जो है जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होती है, और सेना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और कभी वेस्ट आखिरी नहीं दिन जाती। तक एक तो सिखलाई कभी खत्म नहीं होती है, और सेना का जो प्रशिक्षण का माहौल है वो 24/7 का होता है। आप लेटे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो तमाम चीजें आपको कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रशिक्षण दे रही होती है, जिससे कि जिससे कि आपको 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 लगता है कि आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपग्रेडेशन, मौके मिलते हैं, कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग होती है, भांति भांति की कलेक्टिव ट्रेनिंग होती है, इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है। तो ये एक लगातार चलने वाला माहौल है। और ये प्रश्न, ये चीज मुझे भी बाय शॉक आई लर्न कि आर्मी में पढ़ाई नहीं, तो वो अपग्रेड करना जरूरी भी हो जाता यस, है, क्योंकि आप आर्मी में हैं तो आपका जो उद्देश्य है, उस हाँ, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको जी, टेक्नोलॉजी के साथ में, आपको बिल्कुल, लेटेस्ट जो है दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि आप नहीं छोड़ सकते वैसे ही अपने आप को, तो वो अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे साथ जो युवा दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इस बात का खास तौर से इस बात पर तवज्जो दें जो आपने अभी अरिस्टोटल का एग्जाम्पल दिया लिया है, कि वाई नॉट डाई अ लिटिल मोर नॉलेजेबल। तो शायद पढ़ने और पढ़ाई करते रहना वो जीवन पर्यंत, और कभी वो वेस्ट नहीं जाती, कभी आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई, आपकी लर्निंग जो है वो कभी भी आपको कमजोर नहीं पड़ने देती और कभी वेस्ट नहीं जाती। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही। हमारे साथ जो लोग पटल पर जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। देविका माथुर जी को देख पा रहा हूँ, उपेश जी हैं, कोमल जी हैं, प्रेम जी हैं, और राकेश जी हैं। नवीन तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। जो लोग लाइव देख रहे हैं, जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, आप सबसे, आप सबका भी अभिनंदन है, आप सबका भी स्वागत है। कार्यक्रम में हम आगे चलते हैं। मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि चूंकि आपकी माता जी जो हैं वो रेडियो में थी और फादर जो हैं वो आपके यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि घर का माहौल जो थोड़ा संजीदा और थोड़ा स्ट्रिक्ट रहा होगा। तो क्या आपको वो बचपन में वो सब खेलने का मौका मिला जो नॉर्मली बच्चे खेला करते हैं? उस समय तो बहुत सारे खेल नहीं हुआ करते, क्रिकेट नया नया था, तो शायद पतंगबाजी, गुल्ली डंडा या गेंद, ये सब जो है, कंचे। मैं एक अब बहुत राज की बात बताता हूँ। मुझे ये टाइम ज्यादा मिला क्योंकि माता पिता दोनों अपने अपने कार्य में बहुत व्यस्त रहते थे। तो ये बात मैं कई लोगों से शेयर, मैं हम लोग जो हैं, मैं और मेरा एक मित्र है सीपी गुरनानी, जब हम 11वीं क्लास में थे तो हम लोग क्लास से, मैं लोगों को ये नहीं कह रहा कि ये करें, हम लोग क्लास से भाग जाया करते थे और जो चीजें आप बता रहे हैं वो सब काम किया करते थे। वाह वाह तो वाह, ये क्या बात है। लेकिन अगर मम्मी पापा चले जाते थे तो आपके दोनों भाई भी और सिस्टर भी, वो दोनों हाँ, आपसे बड़े हैं, तो वो नहीं आपके, उन्होंने कभी कान खींचे? नहीं, वो हमारे साथ ही पतंगबाजी में लगे रहते थे। ये और भी मजेदार बात है। तो खैर, अब आपने जब एनडीए ज्वाइन किया, तो अब मेरे ख्याल से आप खड़गवासला गए थे, जी, जी। तो वहां की कुछ यादें एनडीए ट्रेनिंग देखिए, के दौरान मैं आपको एक आपने बात, कैसे? जी। देखिए आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जी। एक सैनिक, हम्म। वो, ये प्रश्न मेरे से, मैं इस प्रश्न का मेरा सामना कई दफा हुआ कि भाई एक सैनिक वो क्यों करता है जो वो करता है। कहने का मतलब ये है कि जी। कैसे आप अपने आप को रिस्क में लेकर के और अपने प्राणों की परवाह ना करके अपना काम करना चाहते हैं। देखिए, फंडामेंटल डिफरेंस जो होता है वो ये है, मृत्यु एक चीज है, हम्म। लेकिन मृत्यु का वर्ण करना दूसरी चीज है। मरे हम्म। जाना सबको है, लेकिन हमको ये पता है। तो ये किस कैसे होता है? देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए आलोक बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त सेल्फ एस्टीम हो, आत्मसम्मान की भावना हो। कोई भी सैनिक पैसे के लिए या किसी चीज के लिए जान देने के लिए नहीं तत्पर है। तो हम्म। ये जो डिफेंस एकेडमी की आप बात कर रहे हैं, वहां पर पहला लेसन हमको मिला था वो यही था कि आप
कैसे अपने आप को इस प्रकार से ढालें कि आपके अंदर एक इतना जबरदस्त इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम पैदा हो जाए। पूरी ट्रेनिंग उसके ऊपर आधारित होती तो थी। पूरी ट्रेनिंग जज्बे और और आप जुनून की जज्बा, होती है, हाँ, जज्बे तो और अब जुनून की उसमें होती क्या है। है। और इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपकी इंडिविजुअल सेल्फ एस्टीम है, जब आप कमीशन होकर यूनिट में जाते हैं तो एक यूनिट की कलेक्टिव सेल्फ एस्टीम होती है। और ये आप सोच नहीं सकते कि आदमी, एक व्यक्ति, एक सैनिक या एक एनडीए का कैडेट अपनी स्क्वाड्रन को जीतता हुआ देखने के लिए, या अपनी कंपनी और बटालियन को किसी भी चीज में जीतता हुआ देखने के लिए, चाहे वो खेल हो, चाहे वो प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे वो कोई एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, उसमें जीतता हुआ देखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। उसकी वजह बताता हूं कि हमारा जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में कोई सिल्वर मेडल नहीं होता। देयर आर नो रनर्स अप इन द आर्मी। क्या बात है, क्या बात है। आलोक, वाह वाह इफ वाह। यू इफ यू डू नॉट विन, यस, you often end up dead. एब्सोल्युटली। That is very clear. तो ये जो जीतने की जो शक्ति है, वो कूट कूट के भरती जाती है आपके अंदर नेशनल डिफेंस एकेडमी के टाइम से। एक मैं, और न केवल जीतने की, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ इंडिया का, क्योंकि आपने इंडिया की बात कर दी। खेल में हॉकी का मैच था हमारे स्क्वाड। तो मैं जब ट्रेनिंग की बात कर रहा था, तो ट्रेनिंग जो होती है लगातार होती है, और उसकी जिम्मेवारी सिर्फ इंस्ट्रक्टर्स की नहीं होती, जो आपके सीनियर कैडेट्स हैं वो लगातार आपको सिखाते रहते हैं, आपकी चीजों को, आपकी काम करने के तरीकों को, आपकी क्वालिटीज को मॉनिटर किया जाता है, उनको सही किया जाता है सीनियर। उसके लिए अपॉइंटमेंट, तो सीएसएम एक ऐसा अपॉइंटमेंट होता है स्क्वाड्रन का, जो कि पूरे स्क्वाड्रन के डिसिप्लिन के लिए जिम्मेदार होता है। अब जब एक हॉकी का मैच चल रहा था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वो नॉर्मली क्या होता है कि 6-8 जगह मैचेस चल रहे होते हैं आपके स्क्वाड्रन के। तो वो जो सीएसएम है, वो कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। उस दिन हमारे 2 मैच चल रहे थे, तो वो हाफ टाइम तक उस मैच में आया जहां मैं खेल, और हाफ टाइम पे, और जब हाफ टाइम पे हमारा स्कोर 3-0 था, हम 3-0 जीत रहे थे। फिर वो चला गया, उसको पता पड़ गया ये तो चल जीत रहे हैं। और वो वापस, जब हम वापस स्क्वाड्रन में पहुंचे, तो हमें लगा कि हमारा स्वागत होगा, क्योंकि फाइनल स्कोर लाइन भी 3-0। मुझे लगा बड़ा स्वागत होगा, और तो ताली बजाएंगे, कंधे में उठाएंगे वगैरह टाइप। जब हम वहां पहुंचे, तो सीएसएम साहब बाहर खड़े थे, गुस्से से तमतमाए हुए, और उन्होंने 1 घंटा हमारा झगड़ा लगाया बाहर बाइक रैक से। कारण? यार, हम तो जीत के आए। तो उन्होंने कारण बताया कि यू ब्लडी फेलोज, हाँ। I left you at halftime at 3-0 and you come back at 3-0. क्या बात है, वाह। ये बात छोटी नहीं है। ये बात ये समझने की है कि जीतना ही काफी नहीं है। हर चीज को इम्प्रूव करते रहना, और बेहतर करना, और बेहतर करना। और क्या बात है, क्या बात है, आपका, क्या बात है। उसका कहना ये था कि आपका मुकाबला सिर्फ आपसे है, दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। योर परफॉर्मेंस, each minute should be better than the previous minute, each day should be better than the previous day, each year should be better than the वाह previous वाह वाह year. ये वाह। पहली सिखलाई थी। व्हाट अ दूसरी, व्हाट अ व्हाट अ जी, brilliant thing which you have said. Actually, there is, first of all, there is no silver medal. Either it is win or it is और loss. हाँ, And if you win, why did you come back with 3-0 only? हाँ, There should have been an improvement. Yes. हाँ, तो यस, हम लोग इस विजन से शायद नहीं देखते, और खास तौर से सिविलियन लाइफ में हम लोगों को इस तरह से नहीं सिखाया जाता। प्रोबेबली जो आर्मी की ट्रेनिंग, इसीलिए कहा जाता है कि जो आर्मी की ट्रेनिंग है, दैट इज प्रॉब्लम द बेस्ट। एनीवे, एक चीज और मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपके पास में ऑप्शंस और भी अवेलेबल थे, तो 11th पे जब आपने अप्लाई किया, तो केवल आर्मी के लिए ही आपने एग्जाम दिया, या और भी एग्जाम्स आपने दिए थे? वाई देखिए, हमारा वाई हमारा वाज दिस समय, एज अ करियर ऑप्शन, ओनली करियर ऑप्शन? आलोक आलोक, काफी ऑप्शंस थे मेरे पास। जी। और ऑप्शंस में मैं क्लियर, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि आपके जो नंबर आए, उसके उसके बेसिस पे आपका एडमिशन वगैरह हो जाया करता था। तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे, आई कुड हैव गॉन एनीवेयर, कोई इसमें वो शक नहीं है। लेकिन जी। मेरे अंदर वो जज्बा आ चुका था, और मैं चाहता था कि मैं सेना में जाऊं और कुछ करके दिखाऊं। हम्म। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए
एक बहुत जबरदस्त सेल्फ एस्टीम की आवश्यकता है। वो मेरे को लगता था कि मैं कर सकता हूं। मैं ये बता रहा हूं कि सेना में जाने वाला हर इंसान बेहतरीन नहीं होता, उसकी सोच शानदार सबसे बढ़िया नहीं होती, लेकिन उसकी सोच डिफरेंट होती है। डिफरेंट इसलिए होती है कि वो जानता है कि वो जहां जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ए बेड ऑफ रोजेस। हम्म। प्रशिक्षण मुश्किल है, उसके बाद सेना में जीवन मुश्किल है, लेकिन जब वहां गया और मैंने 4 दशक सेना में निकाले, तब मुझे लगा, देखो आलोक, सबसे बड़ा आपने जो काम किया अपने जीवन में, उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा मेजर ये है कि अगर कोई आपसे आपके करियर के अंत में पूछे कि आप अगले जन्म में या अगले मौके पे क्या करना चाहेंगे, और अगर आपका उत्तर ये है कि जो आपने किया वही करना चाहेंगे, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सफल रहे अपने करियर में। और मैं ये कह रहा हूं कि कितने भी जन्म मुझे मिले, मैं दोबारा दोबारा इन्फेंट्री में आकर के देश की सेवा करने का प्रयास क्या करूं। बात ये है, क्या मुझे बात है, क्या बात है, जी, क्या बात है, क्या, ये जज्बा होना चाहिए। क्या, और ये मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे करियर्स ऐसे हैं जो आपको ये ऑप्शंस देते हैं कि आप ये कहें कि मैं अगले जन्म में भी यही काम करना चाहता हूँ। तो प्रोबेबली इसके लिए सल्यूट है आपको। और सही बात है। मेरे ख्याल से पूरी सेना को और हमारे सभी सैनिकों को और अधिकारियों को। और अ, आलोक, 1 मिनट अगर मुझे और मौका दें, अब एनडीए की बात चल रही है, तो एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जी हाँ, जी हाँ, जी। एनडीए में की जो एनडीए की जो ट्रेनिंग है, या जी। मिलिट्री के किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो ट्रेनिंग होती है, जी। उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होता है कि वो जिस दिन आप पहुंचते हैं, वो आप सबको एक समान कर देते हैं। एवरीवन इज सेम, नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज। आप एक जनरल के बेटे हो सकते हैं, मेरा बेटा खुद फौज में है, वो था, और उसके साथी जो कहीं से भी। तो पहले दिन जब आप पहुंचते हैं, तो सबकी सबकी शक्ल एक सी, सबका हेयर कट एक सा, सबकी चाल एक सी, सबका वर्दी एक सी, सबकी सोच एक सी। दे ऑल आर मेड इक्वल, यस। यस, एवरीवन इज सेम। एंड जो आपका ऑनर कोड है, पहले दिन से आपके अंदर भरना शुरू कर देते हैं। आई विल बी लॉयल, आई विल बी ऑनेस्ट एंड फोर्थराइट, आई विल बी ट्रूथफुल, आई विल बी ट्रस्टवर्दी, आई विल बी डिसिप्लिन्ड, and I will not only be disciplined myself, but also will encourage my comrades to be all this. और क्या यही चीज आपको वो जज्बा देती है कि आप तोड़ो लिंग में जाकर के अपने जीवन न्यौछावर कर देते हैं। मैं आपको विक्रम बत्रा का एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद, जब जी, भी आपको मौका मिलेगा। जी, जी, हाँ, जी, जी, जी। तो ये बात जो आपने अभी कही कि आर्मी की ट्रेनिंग एक तो सबसे पहले सबको बराबर कर देती है, बिल्कुल इक्वल बना देती है। और जो ट्रेनिंग, मैं समझ सकता हूँ कि व्हाट ऑल यू मस्ट हैव एक्चुअली लर्नड ड्यूरिंग दोस टाइम्स, क्योंकि उसके बाद से जीवन जो है वो बिल्कुल आपको एक अलग नजरिए से आप देखना शुरू कर देते हैं। आपके जो है सोच बिल्कुल बदल जाती है, एंड यू स्टार्ट एक्टिंग डिफरेंटली। तो वो बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब आपके जो आर्मी का जो आपका पूरा करियर रहा है वो 1977 से और 2018 तक का जो आपका ग्लोरियस आर्मी करियर रहा है, उसमें कौन से ऐसे क्षण थे, कौन से ऐसे वो पल थे जिनको याद करके आज भी आप रोमांचित हो उठते हैं और आपको गौरव की अनुभूति होती है कि मैं उस समय वहां था और मैंने ये किया? मैं उनमें से कुछ संस्मरण आपसे सुनना चाहूँ। मैं एक बात आपको बताऊंगा। एक भारतीय सेना में कमांडिंग ऑफिसर एक ऐसी चीज होती है, जो सीओ, यूनिट का सीओ होता है, वो अ, उसको भगवान के बराबर समझा जाता है ट्रुप्स के द्वारा। ये ही सबसे बड़ी आपकी सेना की ताकत है। मैं ये बताना चाहता हूं, भारतीय सेना आज की तारीख में दुनिया की बेस्ट एंड मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी है, क्या इसमें बात कोई शक के ना हो। लिए। ये मैं बता रहा हूं, इसका प्रमाण मैं देता हूं। यूनाइटेड नेशन मिशंस को हम लोग सारे जितने भी यूनाइटेड नेशन मिशंस हैं, उनको हैंडल कर रहे थे हम लोग दिल्ली से। पूरे पूरे दुनिया में जहां जहां यूएन का मिशन है, उसको हम हैंडल करते थे। और ये बात आप जान के आपको बहुत घमंड होगा, पहले ओरिजिनल बात पे बाद में आऊंगा, कि हर कमांडर, चाहे वो किसी भी सेना का,
इवन पाकिस्तानी कमांडर्स वांटेड इंडियन ट्रूप्स फॉर यूएन पीस कीपिंग। तो ये आपकी सेना ये की हमारे लिए प्रोफेशनलिज्म की सबसे बड़ी बहुत ताकत गर्व है। की बात है, ये और हमारे लिए पर बहुत गर्व की बात बिल्कुल कोई संशय ना हो किसी को। और उसमें कमांडिंग ऑफिसर का एक ऐसा स्थान है, बिल्कुल भगवान तुल्य। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ है। कि मेरा जो सर्वश्रेष्ठ जीवन का समय रहा वो वही रहा कि मैं कमांडिंग ऑफिसर था, और मेरी किस्मत अच्छी थी, ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा थी कि मुझे अपनी पलटन को एक्टिव ऑपरेशंस में कश्मीर घाटी में कमांड करने का मौका मिला। इससे क्या बड़ा बात। कोई अवसर नहीं हो सकता। विच ईयर वाज कोई दैट? हर सैनिक चाहता है कि वो अपनी यूनिट का कमांड किसी ऐसे जगह करे जहां पर। अब वहां का एक किस्सा मैं बता। ये कौन सा वर्ष था? जी, ये कौन सा वर्ष था जब आप? ये 2002, 3, 4। तो तो उस समय काफी काफी जो है वो वहां पर पूरा परेशानियां थी। तो मैं पूरा पूरा बिल्कुल पीक था। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2001 में पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, और 2002 में वी वर क्लोजेस्ट टू दी वॉर। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। पहुंच चुके थे मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन बिल्कुल वी वर वेरी क्लोज टू अ वॉर। इनफैक्ट आवर आर्मी कमांडर ने आए और उन्होंने कहा भी था कि जेंटलमैन सी यू आफ्टर द वॉर। तो इतना युद्ध के नजदीक, मेरे ख्याल से 2002 में 71 के बाद पहली बार पहुंचे थे हम, और 99 में एक पार्शियल वॉर हुआ था, वो अलग। फिर मैं वहां पर कमांडिंग ऑफिसर को बड़ा बड़ा वो होता है, तो उन्होंने क्या किया कि एक एम्बुश में किसी ऑपरेशन के लिए गया था, और उन्होंने मेरी वापसी में, उनको पता है कि ये गया यहां से आया, और वापसी पे एम्बुश कर दिया। अच्छा। दैट वाज द क्लोजेस्ट आई एनकाउंटर डेथ फ्रॉम। ओ माय तो गॉड। सीओ को ओ की माय गॉड। सेफ्टी के लिए 4 लोग बिल्कुल इमीडिएट मेरे जो गार्ड थे वो थे। 2 वहीं वीर गति को प्राप्त हो गए, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन आज मैं जीवित हूं उन 4 लोगों। क्या बात है, उनको सलाम। कोई कोई नहीं, आगे सुने आप। इट डज नॉट एंड देयर। हम्म। अब जो 2 घायल थे, उनको मैंने, हम लोग बारामूला में थे, थावीदगंज में, अच्छा। उनको मैंने माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल में श्रीनगर भेजा। जब वो हम्म। जा रहे थे तो अवस्था उनकी ज्यादा ठीक नहीं थी, तो हमारा जो डॉक्टर था, उस डॉक्टर को मैंने कहा कि तुम इनके साथ जाओ, ताकि हम्म। रास्ते में कोई हादसा ना हो। 2 बेचारे चले गए। हम्म। फिर वो लड़का गया, हम्म। और जब वो वापस आया है सवेरे 3:30, 4 बजे, हम्म। फिर जो उसने मुझे कहा, वो उससे आज भी आप गूज़बम्प्स होते हैं। सोच नहीं सकते। अब उसने, मैंने बोला यार ठीक हो गया? कहता हाँ सर, उनको छोड़ दिया, नाउ दे आर आउट ऑफ डेंजर, और सब ठीक हो गया, सर्जरी वगैरह सब हो गई। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो किया, कहते हैं रास्ते में 2.5 घंटे का रास्ता है, 2.25 घंटे का, कहता है 5 या 6 बार ये बच्चे होश में आए। दोनों बेहोश थे, होश में आए। और होश में आने के बाद ना उन्होंने अपने भगवान को याद किया, ना रब को याद किया, ना माँ को, ना बाप को, ना बेटे को, ना बेटी को, ना बीवी को, ना बच्चे को। 5 बार होश में आने के बाद उन्होंने पूछा मेरे सीओ साहब कैसे। मेरे को नहीं लगता ये चीज कहीं और हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, सर कि मेरे रोंगटे उन खड़े हो जवानों गए की हैं। आपके प्रति डेडिकेशन, और आपकी, घमंड करना चाहता हूं आपकी लीडरशिप, इस बात को। तो ये बात मेरे, क्योंकि रोंग मैं रोंगटे आज खड़े हो आपसे बात कर रहा हूं गए। उन 2 व्यक्तियों की, हम्म। कि क्या बताऊं मैं। मैं ये समझ सकता हूँ क्या आपका इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा होगा। और मेरे हमने रोंगटे बाय खड़े द हो वे गए। उसमें, उस वाले उस ऑपरेशन में तीन हम्म। चार चार टेररिस्ट को मारा, एक को जीवित पकड़ा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखें जी। नम हो गई हैं। मैं क्या बताऊं आपके मन में क्या चल रहा होगा और उस वक्त क्या हुआ होगा, ये दृश्य केवल सोचा जा सकता है। इसको शायद हम समझ भी नहीं सकते ठीक से। एनीवे, और कोई संस्मरण जो आप इसके अलावा? और मैं आपको बता रहा था, विक्रम बत्रा भी मेरी रेजिमेंट का है, जम्मू कश्मीर राइफल्स का हूं मैं, और वो भी जम्मू कश्मीर राइफल्स का है। अब मैं जी। आपको बताता हूं कि वो किस प्रकार का की लीडरशिप आपकी एकेडमी तैयार कर। हम्म। विक्रम बत्रा को एक बहुत डिफिकल्ट टास्क मिला। एक जगह थी 0.5140। 5140 का मतलब है 5140 मीटर ऊंची पहाड़ी। पहाड़ी। हम्म।
17,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई, हम्म। वहां पर जाकर के दुश्मन एंट्रेंच्ड है, बैठा हुआ है, उस हम्म। दुश्मन पे कब्जा कर 80 डिग्री। ये बात सोच नहीं सकता इंसान। 80 अस्सी डिग्री डिग्री में। का 75 से 80 डिग्री आपका क्लाइंब। हम्म। उस क्लाइंब को करके धीरे धीरे विक्रम बत्रा अपने ट्रूप्स को लेकर के गए, और 0.5140 खुद घायल हो गया। हम्म। घायल होने के बावजूद 3 लोगों को उसने और अकेले अपने हाथ से और खत्म कर बर्फीली पहाड़ी, बर्फीली पहाड़ी। दिया। बर्फीली चोटियां, और हालांकि जुलाई का मौसम था, तो उतना उस हाइट पे तो चाहे कोई साल का टाइम हो। हाँ, वो अब बात है। वहां पर उसने 5140 पे कब्जा कर लिया। अब वो घायल है विक्रम बत्रा। अब आगे जो बात बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट। अब उसने इतने लोगों को मारा, 5140 पे कब्जा हो गया। और टेक्निकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 5140 पे कब्जे के बाद वहां पर मिले हुए डॉक्यूमेंट से ये बात सिद्ध हुई कि पाकिस्तान की रेगुलर सेना इसमें इसमें इन्वॉल्व थी, वरना पाकिस्तान हमेशा से मना करता था कि हम तो कुछ कर नहीं रहे और ये टेररिस्ट है। अब हम्म। उसके बाद ये ऑफिसर घायल था, आराम से ये वापस आ सकता था या वहीं रख सकता था, लेकिन उसके आगे एक और 4875 पॉइंट था, जो कि टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट था, और उस पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। उसी समय वो फेमस डायलॉग हुआ है, जब उससे पूछा गया कि आप घायल हैं और आपने इतना बड़ा काम कर दिखाया, 5140 जीत लिया, हम्म। व्हाट डू यू वांट नाउ? तब उसने कहा, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर बिकेम द हाउसहोल्ड क्लीशे दैट टाइम। यस, यस, अब यस। बट इट डजंट स्टॉप देयर। अब उसके बाद उसने वॉलंटियर किया, और 0.4875 पे जो हमला हुआ उसको भी उसने लीड किया। और उस पे जब वो हमला कर रहे थे, कब्जा करने वाले थे, तो एक उनका साथी बुरी तरह घायल हो गया और आगे पड़ा हुआ था। तो उस समय उसको बचाने के लिए एक सूबेदार जेसीओ उठ के जाने लगा। पीछे से विक्रम बत्रा ने उसको थपाया। और वो जो फेमस डायलॉग है उसका कि मैं तिरंगे में जाऊंगा, लिपट के आऊंगा, वो दोनों लड़ाइयों के बीच में उसने अपने पिताजी से बात करी थी, विच वॉज द लास्ट कॉल टू हिज I'll फादर। come back for sure. I'll come back for sure. उसने बोला, आई कम बैक फॉर श्योर, आइदर आई विल Come back. hoist the tricolor and come, or I'll come Or wrapped in a tricolor, but I will be there. I'll शेर come back साहब, मैं इसको wrapped समझ in गया। I'll come अब back उस wrapped in the tricolor. Yeah. यस, और उस जेसीओ की पीठ थपथपाई किसी ने, तो हम्म। उसने मुड़ के देखा, तो उसने हिंदी में, डोगरी, खुद भी डोगरा है, खुद भी हिमाचल का है, वो भी हिमाचल, उसने हिमाचली में उसको बोला, डोगरी में, हम्म। कि साहब जी, तुसी बीवी बच्चे वाले हो, बाल बच्चे वाले हो, हम्म। पीछे हो जाओ। हम्म। ये चीज जो है, ये जज्बा, ये है लीडरशिप आपकी सेना की। उसने उस जेसीओ को मात्र इसलिए आगे जाने नहीं दिया क्योंकि उसको मालूम था आगे जाने वाला वापस नहीं आएगा। हम्म। उसने कहा, आप भी बच्चे वाले हो, मैं अभी कमा रहा हूं, मेरे पास कुछ ही बगे। एंड ही वेंट देयर, डाइड, बट सेव्ड दैट मैन। उस जवान को, उसको बचाया, और उस जेसीओ को उसने आगे जाने। ये पूरी जगह ये बात फेमस है। और परमवीर चक्र मिला, मुझे लगता है परमवीर चक्र से भी 20 ऊपर जून होता सुबह, तो उसको मिलना 20 चाहिए। जून का ठीक। 20 जून की तारीख थी, सुबह 4:35 का समय यस, था। यस, और यस। 8 जवान मारे थे वो। 8 soldiers were killed। हम्म। बहुत। और एक मिनट आलोक, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, आप माफी के साथ बोल रहा हूँ, सोल्जर इज नॉट किल्ड, सोल्जर मार्टर्स। उसने सॉरी, सर्वोच्च बलिदान दिया उन बच्चों ने। सर्वोच्च बलिदान। यस, ट्रू। यही बात फर्क है, ये फर्क यही आंख है कि आंख जो सेना है, मरते सब हैं, मृत्यु सबको है, कोई अमर नहीं है। अश्वत्थामा पर कोई नहीं शहीद बचा, होते हनुमान हैं। कोई नहीं बचा, पर वो अमर शहीद कोई होते हैं। नहीं है। लेकिन आर्मी जो है, वो आपको एक बहुत बेहतरीन जीवन देती है, और एक बहुत बेहतरीन मृत्यु का वर्ण करने का मौका देती है। आलोक, कोई और प्रोफेशन आपको अच्छी मृत्यु का मौका नहीं देता, सिवाय सेना सेना। की। मैं बिल्कुल आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत हूँ। चलिए हम थोड़ी हट के बात करते हैं। आपकी हॉबीज क्या है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है। जब मैं शुरू में, अपने शुरुआती करियर में, शुरुआत में था, तो मेरी दो हॉबीज थी। एक तो अभी भी है,
पढ़ना और छोटा मोटा लिखना, दो चार लाइनें इधर उधर। ये मेरी माँ से मैंने, ये जेनेटिक है। मेरी माँ बहुत बड़ी लेखिका थी, उनके सामने मैं कुछ नहीं, चरण की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन उनको थोड़ा नहीं। जीन्स, थोड़ी जीन्स मेरे में आई है। पढ़ना मेरा शौक है, अभी भी है। लिखना मेरा शौक था। और एक मेरा सबसे बड़ा शौक था, जो कि मेरा सेना में जाने का एक मेजर कारण भी बना, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। और मुझे ये बात पूरी तरह मालूम थी कि सेना में जाने के बाद स्पोर्ट्स और एडवेंचर दोनों का मौका पूरा मिलेगा। मुझे मौका मिला। मैंने माउंटेनियरिंग करी है, मैंने हॉट एयर बलूनिंग करी है, मैंने बहुत क्या सारे बात। खेल खेले हैं। ऑल लेकिन एडवेंचर आलोक, स्पोर्ट्स। मैं एक बात और बताता हूँ तुमको मजेदार, जी कि जी। मैं जब गया तो मैं अपने आप को बड़ा भारी क्रिकेटर समझता था। मेरे को लगता था कि भाई प्रसन्ना के बाद अगला ऑफ स्पिनर अनुज माथुर आया है। तो मैं वहां गया, एनडी में जैसे ही मैं पहुंचा, तो क्रिकेट के टीम के सिलेक्शंस हो रहे थे। तो मैं हाँ। अपने एससीसी, जो स्क्वाड्रन का कैप्टन होता है, कैडेट कैप्टन, उसके पास गया। मैंने कहा, सर आई वांट टू गो फॉर सिलेक्शन। तो उसने मुझको हर भाषा में गाली दी, दो दो तीन तीन चार चार, मोटी मोटी, हल्की हल्की। और फिर कहता है कि यू ब्लडी फूल, यू वांट टू प्ले क्रिकेट। ये बताने में सक्षम होते हैं कि उससे अपेक्षा क्या है। इफ यू कैन टेल अ सोल्जर व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, ही विल डू वंडर्स, ही क्या विल बात। टेक यू टू मून। इसीलिए राकेश शर्मा जो है पहले एस्ट्रोनॉट बने, वो भी मेरे एनडीए से आए थे। जी जी जी। जी। हमारे साथ पटल पर रागिनी जी और आदरणीय राजीव रंजन जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं हॉबीज के बारे में, आपने बताया, कहा कि पढ़ना लिखना तो एक पूंजी अब मैंने मैंने बोला एक हॉबी अब मैंने चेंज करी है। अब मेरी सबसे बड़ी हॉबी आज की तारीख में, फिर मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफी के साथ कह रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी हॉबी है समाज की सेवा करना। मैं है। इसमें हमेशा से बिलीव करता रहा हूँ कि हम्म। जीवन जो है वो तीन चक्रों से गुजरना चाहिए: लर्न, अर्न एंड रिटर्न। मैंने एब्स- लर्न कर लिया, हम्म। अर्न जो भी थोड़ा बहुत करना था वो कर लिया। अब मेरा समय आया है करने का। रिटर्न करने का। गिव इट बैक टू द नेशन, गिव इट बैक टू द सोसाइटी, गिव इट बैक टू द कम्युनिटी, गिव इट बैक टू द स्कूल। एब्सोल्युटली, वो तो मैं, दिखता है सर, वो इसीलिए दिखता है। आपने इतनी सारी संस्थाएं आप बताई। दस इतनी सारी। संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं मैं, और जी हाँ 10 की जी। 10 संस्थाएं समाज की सेवा कर रही हैं। तो जी। मैं, मेरा अगला सवाल वास्तव में वही था कि आप रिटायर होने के बाद भी आज भी जो है वो सेवा कर रहे हैं और इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जज्बा है, ये एक आर्मी मैन का जज्बा है? आप उसे उस तरह से देखते हैं, या यू आर बिल्ट लाइक दैट, कि आपकी देखिए, मैं हमेशा से आलोक, ये मैं इसमें भावना रही इसका है? इसका मैं जवाब राजनीतिज्ञ की तरह नहीं दे रहा हूं, हम्म। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दोनों का असर है। ये हम्म। मेरी माँ की सिखलाई है। क्या ये बात। जो संस्कार मुझे दिए हैं, ये सीधे मेरी माँ से। मैं हर चीज, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको, उस महान महिला को जरूर प्रणाम का करता भी हूँ कि प्रणाम है जो हमारा। संस्कार मेरे में आज हैं, जो हम्म। जज्बे मेरे में आज हैं, उनकी सबसे बड़ी रूपरेखा और उसका आधार उस लेडी ने डाला था। और उसके बाद इसको परिपक्व किया, पक्का किया सेना के वातावरण ने, सेना के माहौल ने, सेना के प्रशिक्षण ने। और इस प्रकार के हजारों उदाहरणों ने, जहां पर कि सेना सैनिकों ने आपको कहां का कहां पहुंचाया, जैसा कि बारामूला में। नहीं, उनको प्रणाम है और दुनिया की सभी माँओं को प्रणाम है। अ, एक आखिरी सवाल उससे पहले कि हम जो है, हमारे जो दर्शकों के कुछ जो लोग पटल पर यहाँ उपस्थित हैं, उनके कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं, उनमें से दो एक सवाल मैं लूंगा। तो आप, दो चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ कि आप जीकेसी से जैसे जुड़े हुए हैं, और आज हम जीकेसी के पटल पर हैं, जीकेसी टॉक्स आज पहली बार हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
आपके मन में क्या विचार हैं जीकेसी को लेकर के, और क्या पहल और क्या आपके मन में योजना है कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए? और दूसरा सवाल कि हमारे जो साथ युवा हैं, जो यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और अन्य युवा साथी हैं जो इसे देख रहे हैं, जहाँ तक भी ये संदेश जाएगा, उनके लिए आप क्या एक बात जरूर कहना चाहते हैं? बाकी तो आपके संस्मरण से और उनसे लगा, और एक मुझे सबसे बढ़िया तो यही लगा कि देर इज नो सिल्वर मेडल in life, so that means you have to win and you have to improve while you are winning. Every time you should win with a bigger margin. Yes. These are the two messages I am taking from here. These are the two takeaways I would say. But इसके अलावा और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। आलोक में आपके दो प्रश्न हैं। जहां तक जीकेसी का सवाल है, जीकेसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ हूँ, जहां पर मुझे सबसे जो बड़ा एसेट इस जीकेसी का है लीडरशिप के अलावा, वो ये है कि यहाँ मुझे ईमानदारी नजर आती है। यहाँ मुझे ट्रू फीलिंग फॉर डूइंग, गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी, ट्रू रियल में आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये वजह है। इसी वजह से मेरे को लगता है कि हमारे पास बहुत स्कोप है। और जो लोग भी इसको सुन रहे हैं, जो लोग जीकेसी के साथ हैं वो तो हैं ही, जो नहीं है वो भी इस बात को सुने कि आप ही के एक कायस्थ ने 1944 में जुबली हॉल रंगून में एक भाषण में कहा था। हमने कई बार हमने सुना है, अपने बचपनों से सुनते आ रहे हैं कि संगठन में शक्ति है, फलाना है, ठकाना है। उस व्यक्ति ने एक संदेश दिया था पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को। उस व्यक्ति का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र उन्होंने बोस। ये कहा था जुबली हॉल में, अपने उस फेमस भाषण में, खून दो आजादी दो वाला बात थी, और उसमें यूं कहा था कि असंगठित रहना पाप है। उसने ये नहीं कहा कि संगठन में शक्ति है, उन्होंने कहा असंगठित रहना पाप है। और मैं समझता क्या हूं कि बात। वो जो पाप है वो हम ना करें, कम से कम अपनी कम्युनिटी में हम संगठित तो रहें और उसको रह के दिखाएं। और ये चीज मुझे जीकेसी में नजर आ रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, ऑनेस्ट प्रयास कर रहे हैं। 3 cheers फॉर और जीकेसी। 3 cheers टू जीकेसी एंड लॉन्ग लिव जीकेसी। जी। दूसरा जी। कि आपने एक बार क्या बोला था? युवाओं के लिए क्या हाँ, एक युवाओं के लिए करना चाहते? आपको मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। मेरे पास समय है 4-5-2-3 मिनट। हाँ, हम लोग करीब 50 मिनट हो चुका है। हाँ, मैं दो तीन 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 एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं एक बहुत सिंपल सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो युवाओं को, ये शायद कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, मेरे कुछ भाई बहन भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने शायद सुनी भी होगी। एक बास्केटबॉल का जैसे गॉड ऑफ क्रिकेट का तेंदुलकर है, गॉड ऑफ बास्केटबॉल माइकल जॉर्डन। माइकल हम्म। जॉर्डन ब्रुकलिन के स्लम्स में पैदा हुआ और अपने पिता की चौथी पांचवी संतान था। हम्म। ब्रुकलिन के जो स्लम्स हैं वो दुनिया भर में फेमस हैं। सारी गंदी बातें जो हो सकती हैं, ड्रग्स से लेकर के, माफिया से लेकर के, क्राइम से लेकर के, बेगर से लेकर के, किलिंग से लेकर के, सब होता है वो। जी बिल्कुल वहां होने सही। वाले किसी का कोई भविष्य नहीं होता। तो उस व्यक्ति को उसके पिताजी ने बुलाया और उसको एक टी शर्ट दिखाई, कहता है यार टी शर्ट की कीमत कितनी होगी? तो माइकल जॉर्डन का उत्तर था, इस टी शर्ट की कीमत $1 होगी। तो उसने कहा क्या तुम इसको $2 में बेच सकते हो? अब उसको समझ में नहीं आया, लेकिन वो गया। उसके पास कोई आयरन वगैरह कुछ नहीं थी, तो दो लकड़ी के फट्टे लिए, उसमें से दबा के उसने साफ किया, धोकर के टी शर्ट को साफ किया, और 1 महीने तक लगातार लगा रहा, और महीने भर बाद उसको $2 में बेच दिया। वापस आया, खुश होकर के माता पिता को बताया। पिता ने उसको एक टी शर्ट और दी और बोला जल्दीबाजी में बता रहा हूं मैं कि इसको $20 में बेच के आओ। अब वो कहता यार दो $1 की शर्ट 20 में कैसे जाएगी? फिर भी वो गया। उसका एक मित्र था जो कि पेंटर था, तो उसने पहले वही सफाई कर धोया, उसको प्रेस करा लकड़ी के फट्टों से, और उसको बोला कि एक तरफ डोनाल्ड डक बना दे बच्चे, दूसरी तरफ मिक्की माउस बना दे। और वो टी शर्ट ले जाके एक ऐसे स्कूल के सामने खड़ा हो गया जहां पर कि एफ्लुएंट लोग रहते हैं, पढ़ते थे। हम्म। वहां पर कई दिनों के बाद एक बच्चे को टी शर्ट पसंद आ गई। उसने अपने ड्राइवर को बोला एक टी शर्ट खरीद लो। और वो टी हम्म। शर्ट उसने बोला कितने की है? उसने कहा 20। कहता है इसको $25। तो वो हम्म। आया दौड़ता हुआ वापस। अब हम्म। उसने एक बार और दी। कहता अब इसको $200 में बेच के देखो। अब हम्म। उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उसने क्या किया कि वही काम किया, प्रेस करा, प्रिंटिंग कराई,
उस समय एक बहुत बड़ी पिक्चर बनी थी, चार्लीज एंजल्स। उसकी वन ऑफ द हीरोइंस वाज फारा फॉसेट। तो फारा फॉसेट बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी उस टाइम पर, और वो न्यूयॉर्क आई किसी काम से, अपना कुछ करने, प्रमोशन का वगैरह जो भी करने के लिए। तो ये बंदा पुलिस का बैरिकेड तोड़ के यहां से दौड़ता भागता बचता, लाठी खाता, मुक्के खाता, लात खाता हुआ उसके पास पहुंच गया। और उसने बोला कि मैडम, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स, कैन यू साइन दिस टी शर्ट फॉर मी। उसने फारा फॉसेट ने टी शर्ट साइन, उसने बाहर आके उस टी शर्ट को ऑप्शन करा। कहता है कि भाई साहब, ये फारा फॉसेट के सिग्नेचर के साथ ये टी शर्ट ऑप्शन के लिए $2,500। अब क्या वो दौड़ के पिताजी के पास है। अब जो बात है वो अभी है, जो युवाओं के लिए लेसन है वो अब है। जी। जब वो वापस आया तो उसके पिता ने पूछा हम्म। कि भाई, उसको अपने पास बैठाया, अपने कमरे में उस दिन सुलाया, उसको बोला कि भाई, व्हाट इज द लेसन आउट ऑफ इट। हम्म। मैं लोगों से पूछता हूँ उसके लेसन, हर एक ये कहता है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उसने कहा ठीक है, ये एक लेसन है, लेकिन असली जो लेसन है इसका वो ये है कि आपने एक डेड पीस ऑफ क्लॉथ, हम्म। उसमें वैल्यू एडिशन करके उसकी कीमत बढ़ा दी। 2,500 गुना बढ़ा दी। तुमको जीते जागते इंसान हो, तुम अपने आप में वैल्यू एडिशन करो और देखो कहां पहुंचते हैं। और वो दिन था और आज का दिन है। उस आदमी ने इतनी तरक्की करी कि वो बास्केटबॉल का भगवान बना, रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन बना दुनिया का। जो चीज सीखने की ये है कि आप जीवन में अपने आप में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन करें, बहुत अपने आप को बहुत देश के काबिल बनाएं और आगे बढ़ते चले बहुत जाएं। बड़ी बात तो है, बहुत सिर्फ अच्छा संदेश एक है। एक लेसन में अपने युवाओं को देना चाहता हूं। बिल्कुल साफ लेसन है। अलेक्जेंडर ने 2,500 साल पहले इस बात को कहा था कि आई वुड रादर हैव एन आर्मी ऑफ 100 टाइगर्स लेड बाय 100 sheep लेड बाय अ टाइगर देन टू हैव एन आर्मी ऑफ 100 टाइगर्स लेड बाय अ sheep। लीडरशिप मैटर्स। यस इट डज। यस। And remember, the youth of today must know that leadership matters and leader should be chosen accordingly. Choice is yours. एंड वी कैन ये सी इट आपको इन यू, वी श्योर कैन सी इट इन the यू। वी हैव। one liner I will leave the youth with: nation first, character must. वाओ। वाओ। ये मेरा आप And व्हाट्सएप देख सकते हैं। we are virtually seeing the leader speaking एंड itself. ये सिखलाई इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जब आप पास आउट होते हैं, ये बहुत जरूरी है ये बात आपको सुनना। हम्म। उसमें जो मोटो है, जो एक प्रतिज्ञा प्रण है, वो मोटो जो है वो ये है, आपको मैं सुनाता हूं कि द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज इन एवरी टाइम। द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ द मैन यू कमांड कम नेक्स्ट। योर ओन ईज, कंफर्ट एंड सेफ्टी कम लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ये चीज जन्म घुट्टी की तरह एक मिलिट्री लीडर में घोट के पिला दी जाती, तभी विक्रम बत्रा बनते हैं, तभी खुद मरने को तैयार होते हैं। ये है इंडियन आर्मी का ऑफिसर। और ये जो चेटवोडियन मोटो है, ये मोटो भारतवर्ष के लिए लागू होना चाहिए, हर इंसान के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। जो उसके लिए काम कर रहे हैं वो उसके बाद होने चाहिए, और आप स्वयं हमेशा अंत में होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आपको सुनना इतना अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है कि ये डिस्कशन, ये रूबरू जो आपके साथ अंतरंग बातचीत हो रही है, ये चलती रहे। लेकिन समय हो रहा है तो इसलिए माजरत चाहूँगा। लेकिन जो बात आपने कही कि ये जो वैल्यू एडिशन वाली, वो अगर आप, हम सबको थ्री इडियट्स याद है, उसमें भी आखिर में यही मैसेज था कि आप जो है वो पैसे के पीछे नहीं, आप एक्सीलेंस के पीछे भागिए। पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा, शोहरत अपने आप आपके पीछे आएगी, आपको वैल्यू एडिशन करना है। लेकिन एक आर्मी मैन होने की हैसियत से जो चीज़ें आपने देखी और जिन चीज़ों का जिक्र आपने किया, उसमें देश सर्वप्रथम है, फिर उसके बाद आपके साथी, आपका समाज वो द्वितीय है, और आप अंत में आते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो जैसा आपने कहा, हमारे पास हर व्यक्ति एक विक्रम बत्रा होगा। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका। दो सवाल जो है वो जो कि चैट में हमें मिले हैं, बहुत ही अच्छे सवाल मुझे लगे। मैं उनमें से पहला सवाल उपेश माथुर जी का ले रहा हूं, जो ये जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रांजिशन था आपका आर्मी लाइफ से सिविलियन लाइफ का, ये कितना आसान था या कितना कठिन था आपके लिए?
देखिए आलोक जी, मैं आपके माध्यम से उपेश जी को कहना चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रांजिशन था वो एक्चुअली इसलिए बिल्कुल आसान था कि मैंने जो काम अपने 4 दशकों में सर्विस करियर में किया, वही काम उसी जज्बे के साथ, उसी राष्ट्र प्रथम समाज द्वितीय और स्वयं तृतीय की भावना के साथ मैं अभी भी कर रहा हूं। तो अब सिर्फ ट्रांजिशन में फर्क इतना है कि जब मैं जीओसी था, बॉम्बे में कहीं भी जहां पे था, तो मेरे पास कुछ एसेट्स बहुत कुछ ज्यादा थे। अब मेरे पास जो ताकत है वो सिर्फ मेरा जज्बा है, मेरा काम करने का वो है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल आसान था। डिफिकल्ट एट जिस ऑल। दिन मैं रिटायर हुआ हूँ, उसके अगले दिन मुझे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का राज्य का प्रधान बना दिया गया, और मैं लगातार उसको काम को करता चला गया। तो बहुत आसान रहा मेरे लिए, क्योंकि जज्बा वही है, नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। और जब वो जज्बा है तो आप कुछ भी एब्सोल्युटली काम हाँ। कहीं भी कर सकते देयर इज एक्चुअली नो ट्रांजिशन, हैं। इट इज यस, ओनली दैट। कंटिन्यूएशन। हाँ, कंटिन्यूएशन ऑफ द होल थिंग। जी 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 जी। दूसरा एक सवाल नवीन जी जानना चाहते हैं, और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि क्या आपको इस बात का मलाल नहीं रहा कि आप शीर्षस्थ पद पर नहीं पहुंचे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अब देखिए, हर एक चाहता है शीर्षक पद पे पहुंचे, लेकिन आप मिलिट्री लीडरशिप का जहां तक प्रश्न है, हम्म। मिलिट्री लीडरशिप में आप किसी भी पद पर पहुंचे, आप वह कार्य पूरी अपनी ईमानदारी और मेहनत के साथ करते हैं, तो आपको उतना ही आपको 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 सेटिस्फेक्शन होता है, उतना ही गौरवान्वित, उतना ही गर्वित आप महसूस करते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि आप जिस भी लेवल पे हैं, उस लेवल पर अगर आपने सही प्रकार से काम किया है, तो आपको सब समझते हैं। आर्मी शायद एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर, जैसे उसका नहीं है, एक एक बड़ा अच्छा वो होता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के इस बाद जिंदगी भी। के बाद भी सेना एलाइड। का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है ऐसा है, और होने चाहिए, जहां पर आपके रिटायर होने के बाद भी। एक छोटा सा मैं किस्सा बताता हूँ। अभी आज की तारीख में मेरी ओरिजिनल जो मेरी यूनिट है, जहां मैंने अपने जीवन के पहले 20 वर्ष बिताए, वो जयपुर आई है। वो घूमते रहते हैं, तो 2.5 वर्ष के लिए जयपुर आई है। तो 5 जनवरी को मेरी एनिवर्सरी है। तो वो 5 जनवरी को एक घर के बाहर पाइपर्स ड्रम बज रहे हैं, कोई किसी ने वाह। घंटी बजाई। तो मैंने कहा यार, ये सुबह सुबह भाई ने अपना टाइम बदली कर दिया। मैं सो रहा था, मैं लेट राइज। तो वो मैं बाहर गया तो वहां बैंड, और तो ये जो चीजें हैं ना, ये एक आपको हासिल करने के लिए अपने आप को स्थापित करने की आवश्यकता है, शीर्ष पे पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। आपका क्या बात, कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में क्या बात उतना है, ही क्या रहता बात। है। और आर्मी जो है, वो आर्मी के जो सैनिक, जो कमांडर होते हैं, लीडरशिप होती है, उसकी बेसिक फंडामेंटल उसकी ट्रेनिंग का ये है कि वो आपको, अपने मेन को कॉम्बैट में लीड करने के लिए ट्रेन करती है, और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए भी ट्रेन करती है। हम अपने टास्क के अलावा पूरी हर किस्म के टास्क कर सकते हैं। और आलोक, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इससे ज्यादा किक, जो आदमी को किक मिलती है ना, इससे ज्यादा किक आदमी कभी नहीं मिलती, जब पूरा देश कहता है कि सबसे ज्यादा डिपेंडेबल ऑर्गेनाइजेशन आर्मी है। तो इट गिव्स यू ग्रेट 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 फीलिंग। इस बहुत जबरदस्त किक मिलती है कि जब कहते हैं कि जब कोई और काम खत्म हो जाता है, जब कोई कुछ नहीं कर पाता, तो फाइनली आर्मी को बुलाया जाता है। तो ये एक बहुत जबरदस्त फीलिंग है, और ये एक बहुत जबरदस्त तो मुझे मोटिवेशन उम्मीद है कि है। नवीन जी को उत्तर मिल गया होगा। जो नवीन श्रीवास्तव जी हैं वो भी, दूसरे नवीन यानी कि यंग नवीन जो हैं, वो भी एक सवाल उन्होंने पूछा है जी जी। कि आर्मी में जाने के लिए एसएसबी क्रैक कैसे किया जाए। वो एक, तो मुझे लगता है कि संक्षेप में इसका भी आप एक उत्तर दे दें। क्या क्या सुना नहीं मैं? क्या? आर्मी ज्वाइन करने के लिए एसएसबी को हाँ, कैसे क्रैक किया जाए, मतलब जो देखिए स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके लिए, अगर आप देखिए कुछ इसमें देखिए गाइड ऐसा करना है। चाहें। मैं एक एक चीज आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि एसएसबी को कैसे क्रैक किया जाए, ये बहुत लंबा चौड़ा काम है। जी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कोई रिजेक्शन नाम की चीज नहीं, फेलियर नाम की चीज नहीं। हम्म। आप जैसे पूरा जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, और जो नहीं आगे बढ़ता है, तो उसको ये नहीं कहते हैं कि यू आर रिजेक्टेड, उसको कहते हैं यू आर नॉट एम्पेनल्ड बिकॉज यू हैव नॉट बीन फाउंड सुटेबल टू बी देयर। इसी प्रकार से आर्मी में जब सिलेक्शन होता है,
सिलेक्शन प्रोसेस से ही, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिलेक्शन प्रोसेस से ही वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा है। बहुत सीरीज ऑफ टेस्ट, 5 दिन चलता है एसएसबी इंटरव्यू, उनके हिसाब से उनका एक तरीका है और उनको ये पता पड़ जाता है। उसके लिए आपको ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपके अंदर बेसिक क्वालिटीज होने की आवश्यकता है। और वो बेसिक क्वालिटीज वो आपके अंदर हैं, तो वो आप एसएसबी जरूर क्रैक कर लेंगे। एक लाइन में मैं बताना चाहता हूँ कि एसएसबी में यू कैन नॉट फूल एनीबडी। तो आप ये बात यस, आप मान लें कि उनका प्रोसेस आई सिलेक्शन थिंक का बड़ा दिस इज द होता है बिगेस्ट कि आप मैसेज हियर। किसी को, तो अगर आप अपना नेचुरल सेल्फ रहें और जो आप सही समझ रहे हैं उसको अगर आप आगे देंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि एसएसबी में कोई आई कोई बिलीव रिजेक्ट। दिस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, कि आप वहां पर किसी को भी जो है बेफूल करने की कोशिश ना करें और बी नेचुरल। आई थिंक वो बहुत बहुत बिल्कुल जरूरी है। आर्मी में आप किसी को भी मूर्ख बना करके जी नहीं जी, निकल बिल्कुल सकते। बिल्कुल, आलोक भाई आप बता ये रहे कोशिश कतई ना करें, ये मेरे ख्याल से बहुत हैं। बढ़िया बात आपने कही। हमारे जो दूसरे नवीन जी हैं वो कह रहे हैं कि मैं भी यंग हूं, तो मैं मानता हूं कि आप भी यंग हैं। अब ये डिसाइड करना है कौन ज्यादा यंग है। एनीवे, हमारे पास दो जो हैं हैंड्स भी रेज हो रखे हैं, एक डॉक्टर आदित्य नाग का और दूसरा बीएल्स आईफोन। मैं नाम उसमें नहीं हाँ, लिखा, तो मैं आप दोनों को एक एक करके, सबसे पहले मैं डॉक्टर आदित्य नाग जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना प्रश्न रखें। छोटा प्रश्न रखिएगा, संक्षेप में बात करेंगे। और क्योंकि हम अंत में चाहेंगे कि राजीव रंजन जी से इस आज के इस जीकेसी टॉक्स का समअप बहुत संक्षेप में उनसे हम चाहेंगे। तो डॉक्टर आदित्य नाग, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आप कर पा रहे हैं अनम्यूट अपने आप को? एक मिनट में यहाँ से तो सबको कर दो मेरे ख्याल से अनम्यूट, अब ये आलोक सबको कर दो। ये नवीन आप कर सकते हैं क्या? आपने लेकिन मुझे होस्ट बना दिया था। हो गया अनम्यूट हो गया। जी हाँ, जी हाँ। मैं सबसे पहले परम आदरणीय रागिनी भाभी और राजीव रंजन जी को प्रणाम करूंगा। जीकेसी के इस बहुत भव्य कार्यक्रम की आज से शुरुआत जो हुई है, उसके लिए होस्ट और को होस्ट दोनों को बहुत बहुत मुबारक। मैं कोई प्रश्न करना चाह रहा था आलोक जी। अभी आपने मेजर जनरल अनुज माथुर साहब को सुना है, आप सबने सुना है। और जब रिटायरमेंट हुआ उसके नेक्स्ट डे से मैं उनके साथ हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पे क्या बीत रही जी हाँ, जी होगी। हाँ, मेरे को उन्होंने विक्रम बत्रा बना दिया। तो मैं विक्रम बत्रा बनने को, मेरे को जब बनाया गया, तो आप देखिए जो ट्रेनिंग मेरी 5 साल की हुई है सर के साथ, तो मेरे को इतना 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 मजा आता है कि मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देके खत्म करूंगा जी मेरी बात। एक राजनीतिक सी छोटी सी बात है। कोई टिकट वितरण हुआ, एक व्यक्ति को टिकट मिला जयपुर में। तो मैंने कहा सर ये व्यक्ति बड़ा बड़ा गलत हो गया और ये व्यक्ति हारेगा, जिस भी पार्टी से था, जो भी था। सर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और आप देखिए वो व्यक्ति आज हमारे यहाँ एमएलए हैं, और उस क्षेत्र से एमएलए हैं जिस क्षेत्र को सिविल लाइंस कहते हैं। और उस क्षेत्र से उन्होंने किसी पार्टी के बड़े, मतलब एक तरीके से बाहुबली नेता को हराया है। तो इसका सारा श्रेय मैं सर को इसलिए देना चाहता हूँ कि सर ने डे वन से उनका साथ दिया है। पहले भी देते थे, पहले भी साथ थे, लेकिन जिस तरीके से सर उनके साथ थे, तो ये एक जज्बा है। जो सारी बात का रजिस्ट है वो ये है कि ये पॉलिटिकल बात नहीं थी, लेकिन ये देखिए किस तरह से आर्मी मैन सोचता है। और आप देखिए इतने भव्य उससे वो जीत के आए, वो एमएलए हैं आज। आई एग्री, और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये श्रेय सर को इसलिए जाता है। देखिए कितनी पॉजिटिविटी है इनके थॉट्स में, और किस इज अ पॉजिटिविटी लीडर, से नाग साहब, माथुर चला साहब गया। इज अ ट्रू लीडर एंड इनके आई एम डायरेक्शन ब्लेस्ड, और उनके आई एम ब्लेस्ड, में जो पर्सनली है आई एम ब्लेस्ड। कभी भी हार का कोई मतलब ही ये तो नहीं एक छोटा सा आलोक भाई उदाहरण था। सैकड़ों मेरे साथ चीजें बीतती हैं, जी और हाँ। मतलब मैं सर को बहुत ये उससे शुक्रिया आपका, जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप और बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अपने विचार रखे। अब मैं बीएल्स आईफोन में अभी आपको अनम्यूट करता हूं, अपना परिचय दें और अपना सवाल रखें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आस्क आस्क किया है आपको, आस्क टू अनम्यूट। जी बोलिए। हाँ, मैं कल माथुर नहीं हूँ, मैं उनकी वाइफ हूँ। अनुज जी मेरा बहुत सारा छोटा भाई है। जी तो मैं उससे कुछ पूछना नहीं चाहती, क्योंकि जी अभी लड़ाई हो जाएगी। मैं उससे पूछना नहीं चाहती, मैं बताना चाहती हूँ उसके बारे में। उसका नेशन फर्स्ट इतना ज्यादा था, है,
कि वो he never came on annual leave. उसने अपनी annual leave कभी avail ही नहीं करी. This is the leave which we get 2 months a year. वो कभी बिल्कुल इसने ली नहीं. और मतलब कितनी बड़ी किसी भी बात पे झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि he never took any leave and he was so dedicated कि बस करे जा रहे. रात को आ रहे हैं, बम्बई चले गए, हमसे कोई मिलने को तैयार ही नहीं है. So things are like that. But yes, we do talk about so many things and we end in fighting. किसी ना मेरी किसी बात माँ पे के जाने के बाद बहुत चलती सबसे है. बड़ी सबसे बड़ा आशीर्वाद और सबसे बड़ी प्रेरणा यही है, और मैं इनको चरण वंदन करता हूँ. जय हिंद. खुश रहो. Thank you, sir. Thank you so much. It was so, emotion. मैं अब राजीव जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें और इस कार्यक्रम के बारे में. आज पहली शुरुआत हुई है जीकेसी टॉक्स की, और पहली ही जीकेसी टॉक्स में जैसा कि हमने देखा, हमारे आज के अतिथि थे, हैं अभी हमारे सामने हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर, और उनसे बहुत सारे संस्मरण सुने, और बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसी प्रेरणादायी बातें उनसे सुनी हमने, जो कि मेरे ख्याल से हमें सभी, हमारे जो युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं, हमारे हमारे काय समाज से और बाहर भी, उन सबको बहुत सारी सीख मिलेगी. मैं आग्रह करूंगा राजीव जी से कि इस जीकेसी टॉक्स की अगली कड़ियों के लिए, आज की कड़ी के लिए आप जो भी कहना चाहें, आपका स्वागत है. सबसे पहले आलोक कविरल जी, आपको इस शो की शानदार मेजबानी के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा. आपका आभार, आपका आभार. जीकेसी टॉक्स का ये पहला एपिसोड है और बिल्कुल एक सही व्यक्ति के साथ आपने इस शो की शुरुआत की. मेजर जनरल अनुज माथुर का इतना प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, उनके संस्मरण अत्यंत जीवंत है और युवाओं को प्रेरित करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व की आज कहीं ना कहीं समाज को जरूरत है. बिल्कुल. कल अनुज माथुर जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वर्चुअल जयंती समारोह में भी शामिल थे. महिला विंग ने ऑर्गेनाइज किया था. उन्होंने इसके पहले जयपुर में भी काफी अच्छे तरीके से नेताजी की जीवनी को वहां उपस्थित जन समुदाय के सामने रखा था. आज के जो भी उनके संस्मरण हैं, टॉक शो की गरिमा तो निसंदेह बढ़ी है, लेकिन कई ऐसी बातें उन्होंने कही जो मुझे लगता है जीकेसी के लिए भी एक जिम्मेवारी है कि जो हमारी अगली पीढ़ी है उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे वातावरण के निर्माण में हम सहायक हो सकते हैं, हम अपनी बिल्कुल. जिससे हम अपनी विरासत, हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है. मैं पहले तो अपने समाज की बात करूंगा, और चूंकि ये टॉक शो सभी जातियों के लोग, सभी, मैं कहूंगा कि सारे हिंदुस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, इस टॉक शो में आगे जीकेसी के अपने संगठन में पूरी दुनिया में आपको कई ऐसे शानदार करिश्माई लोग मिलेंगे जिनसे आपके टॉक शो को बराबर अच्छे लोग मिले और उनसे दुनिया को आप एक बार मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके, उनके रास्ते पर लोग चलने के लिए संकल्पित हो सके. साथ ही साथ ये जीकेसी के दायरे से इस टॉक शो को बाहर निकलना है, तो बाहर भी ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस का जो ये विराट परिवार है, अच्छे लोग जहां भी मिलते हैं उनको आपके साथ जोड़ना चाहिए. और आने वाले 3 महीने की ये शो, पता नहीं ये वीकली होगा, फोर्टनाइटली होगा, जो भी हो, इस दौरान मुझे लगता है कम से कम 3 महीने के लिए आपके अगले स्पीकर्स कौन है उनकी जानकारी होनी और चाहिए. हाँ, उनकी जानकारी आप रखिए. शोज को कायदे से हमें प्रमोट करना चाहिए. सोशल मीडिया में अगर प्रमोशन कायदे से नहीं होगा तो लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी.
जब आपके पास मेजर जनरल अनुज माथुर के साथ शुरुआत करने का एक मौका मिला है, तो निसंदेह आपका भविष्य उज्जवल है, स्टॉक शो का भविष्य उज्जवल है। और जिस तरह से इस तरह के कार्यक्रमों की महत्ता बढ़ी है, लोग डिजिटली पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और ऐसे फोरम पर अपने विचारों को, इसलिए कि इंटरएक्टिव है, तो अपनी बातें भी वो रखेंगे, आपसे सवाल भी पूछेंगे। उन सवालों के लिए निसंदेह एक बढ़िया फोरम ये बने, तो मुझे उम्मीद है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे खुशी की बात क्या है कि आपने जब भी कोई जिम्मेवारी ली है उसको मुकाम तक पहुंचाया है। तो इस टॉक शो को भी एक यादगार शो बना दीजिए। ये हम सबों की शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बधाई। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका स्नेह बना रहे। रागिनी जी, आपसे भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे संक्षेप में, जल्दी से आप अपनी बात करें। अनम्यूट कर लीजिए। 1 मिनट मैं आप कीजिए। जी हाँ, हो रहा है, आप कीजिए। जी, हो गई आप। थैंक यू। पहले तो ये एक भव्य तरीके से जो आपने शुरुआत की है स्टॉक शो की, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये राजीव जी ने सच कहा है कि कल हम उन्होंने सुना था मेजर जनरल अनुज माथुर जी को, बहुत अच्छा बताया, बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग भी नहीं जानते थे। ये बहुत बड़ी बात है। एक दो चीज है आलोक अग्रवाल जी, अगर मैं कहूँ, अगर आप अनुमति दें तो मैं कहना चाहूंगी। टॉक शो में लगता है मुझे कि युवाओं के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि एक नई रोशनी के साथ इसको शुरुआत की जा सकती है। जी। तो जैसे आप एक बिजनेस को लेकर के, कॉरपोरेट हाउस को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, एंड साथ साथ हेल्थ को लेकर के, ये 4 जो टॉपिक हैं, इस पर अगर टॉक शो पर आधारित हो तो काफी फ्रूटफुल होगा। काफी इस बहुत सारी जानकारियां लोगों को मिलेंगी। अभी भी मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो लोग शुरू तो करते हैं पर उन्हें पता नहीं होता है कि जैसे आप बिजनेस को ले लीजिए कि मार्केटिंग कैसे होती है, प्रबंधन कैसे होता है, किस तरीके से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, राइट डायरेक्शन में आप कहाँ अपने अमाउंट या मनी को आप कहाँ जाकर के आप सिक्योर हो सकते हैं, बिजनेस जो है वो किस तरीके से आपका रन कर सकता है, इस पर भी एक बहुत जरूरी है। टॉक शो आप रखें तो इस बहुत पर अच्छा ध्यान रहेगा। रखेंगे और इस पर जरूर, इस पर भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे, अवश्य करेंगे। और एजुकेशन को लेकर के आपको है कि हाँ, आप उसमें काफी इम्प्रेसिव हो सकता है, काफी इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि जो बच्चों की जो अपनी चाहत होती है उसको कैसे बाहर निकाला जाए। जैसे Absolutely. अक्सर होता है, माँ बाप का, कोई बच्चा अगर कवि बनना चाहे तो कभी कोई माँ बाप रेडी नहीं होंगे, कलाकार बनना चाहे तो भी नहीं होंगे, लेकिन वो चीजें जरूरी है क्योंकि वही क्षमता उसको आगे बढ़ाती है कि जो हम बचपन अवश्य से वो ऐसे लोगों को हम अवश्य लाने का पटल पर कोशिश करेंगे, जो इस तरह से भी लोगों को, सबको मोटिवेट करें। मोटिवेट करें। हाँ, और आज और जो बातें जनरल साहब ने बताई, मतलब मुझे हम्म, लगता है कि आज तो सभी युवाओं का सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गर्व गया से चौड़ा हुआ होगा कि आज हमारे जरूर। साथ जनरल माथुर जी। और जो इनकी बड़ी बहन ने बताया, और ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जी, खास करके गृहस्थ जीवन में अगर आप ये कहते कि मैंने कभी छुट्टियां नहीं ली हैं, मैंने कभी लीव नहीं लिया है, बहुत इट्स बड़ी बात। ग्रेट ग्रेट मैन, ग्रेट मैन। ये कोई सच्चा देशभक्त, जो कल इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया ना, मुझे लगता है ना कोई कोई अंश है इनमें, वो थोड़ा अंश है, जी, इसीलिए इतने सच हैं और इतने प्योर हैं। जी, और आलोक जी, आप तो रहे ही हैं शुरू से, मैंने सदा कहा है कि आलोक जी बहुत प्योर हैं, क्योंकि आपकी मतलब क्या फेस वैल्यू से लेकर जो आपकी पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह दिखाई देती है, आईने की तरह साफ है वो। तो बहुत ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत और आभार। आदित्य नाग जी से भी मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सफल बिजनेसमैन हैं, तो मैं चाहूंगी एक जमात जरूर खड़ी करें। आने वाले जो है हमारे लोग, मैं आपको पूरा लिस्ट दे सकती हूँ, जो बहुत जूझ रहे हैं इन चीजों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। बस प्रेरित करना है उन्हें, मोटिवेट करना है,
तो इस टॉपिक को, और भी बहुत टॉपिक हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है बच्चों का काउंसलिंग बहुत जरूरी है। दो चीजें आलोक अविरल जी, एक तो जी वो समाज में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, दूसरा उनके मन के अंदर जो उस उद्वेलित करता है उनको, जो टीनेजर्स होते हैं, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, चाहे जी स्कूल कितना भी दावा क्यों ना करो। तो मुझे लगता है कि मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी स्कूल वगैरह में, जिसमें सब बच्चे होंगे, एग्जैक्टली नॉट कि सिर्फ कास्ट ही होंगे, उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, अदर कास्ट के भी होंगे। तो उस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कीजिए और बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल अवश्य करेंगे। और आपके जो जो विचार और जो सुझाव हैं उन पर हम लोग आगे काम करेंगे। बहुत नहीं, बहुत आप लोग कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और जी आपका टॉक शो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम लोग आज के कार्यक्रम को क्लोज करते हैं। 1 घंटा 17 मिनट हो चुके हैं जुड़े हुए। जितने भी हमारे दर्शक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऑलरेडी है, कुछ लोग न्यूयॉर्क से और फ्लोरिडा से हाँ, जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए जुड़े हैं, हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सबका भी अभिनंदन, स्वागत। और चलते चलते मैं बस जनरल माथुर साहब के लिए यही कहना चाहता हूँ, प्रताप सोमवंशी की ये पंक्तियां कि कैसे कह देता कोई किरदार छोटा पड़ गया, कैसे कह देता कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया। अरे वाह, सादगी का ग्रेट। नूर, सादगी का नूर चेहरे से टपकता है हुजूर, सादगी का नूर चेहरे से टपकता है हुजूर, मैंने देखा जौहरी बाजार छोटा पड़ गया। अरे वाह, जयपुर में जौहरी क्या बात। बाजार है, और मैंने देखा जौहरी बाजार छोटा पड़ गया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मैं दिल से आपके लिए ये पंक्तियां आई, और मैं आपको पुनः आभार आपका प्रकट करना चाहूंगा कि आप आए और इस पटल को हम सबको गौरवान्वित किया। बहुत बहुत अच्छा। बहुत सुंदर लगा। जीकेसी टॉक्स की पहली कड़ी की शुरुआत बहुत शानदार हुई है, और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाली सभी जीकेसी टॉक्स की कड़ियां और भी बेहतरीन होंगी। तो हम सबसे जुड़े रहिएगा सभी एक को। सेकंड आलोक जी, जी मुझे लग रहा है देविका माथुर जी जुड़ी हुई हैं। जी मोस्ट वेलकम आपका देविका जी। या मैंने उनको और बहुत आशीर्वाद ही बहुत अच्छा लगा आप जुड़ी हैं इसमें, बहुत बढ़िया। और मैं एकाएक मैं सोच रही थी, बराबर मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं देखा है मुझे याद आया। बहुत फॉर्चुनेट हैं अनुज माथुर जी, बहुत ज्यादा। इतनी अच्छी बहू, इतने अच्छे बेटे और इतना अच्छा परिवार, क्योंकि जिस देश के लिए आपने काम किया ना, आपको वही रिपेमेंट हुआ। भाभी जी, बस एक ही छोटी सी गुजारिश आपसे, इसको मैं बहू नहीं कहता, ये मेरी बेटी, बेटी है। बेटी है, मैं समझ गई थी, बेटी है ये। ग्रेट, ठीक है, ठीक है आलोक जी। चलिए इसी भावना के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का जय अभिनंदन। हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय जीकेसी। जय भारत, जय तो जीकेसी, नमस्कार, प्रणाम, जय कायस्थ। जय कायस्थ।